देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस की उम्मीद से बेहतर नतीजे, मार्जिन और मुनाफा निकला अनुमान से बेहतर। कल की सुस्ती के बाद बाजार ने आज लगाई दौड़, निफ्टी 8,550 के निकला पार, सेंसेक्स भी 28,000 के पहुंचा पास। ब्लैक मनी खुलासे की स्कीम में सरकार ने दी थोड़ी रियायत, 30 नवंबर तक सिर्फ 25% देनी होगी रकम, अगले साल सितंबर तक चुकानी होगी पूरी देनदारी। खाने पीने की चीजों ने महंगाई में लगाई आग, जून में थोक महंगाई दर 1.5% के पार निकली, लगातार तीसरे महीने पॉजिटिव में WPI। योर मनी में आज हम बात करेंगे दो बड़े मुद्दों पर। जी हां, एसआईटी ने ब्लैक मनी पर अपनी सिफारिशें जारी की है, जिसकी क्या क्या सिफारिशें दी गई हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आइए देखते हैं क्या है खास आज योर मनी में। सबसे पहले नए निवेशकों के लिए 10 नए गुरु मंत्र। आपके नकद पर अब लगेगी लगाम। स्टार्टअप शुरू करने के लिए कहां करें निवेश। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ब्लैक मनी पर बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने बड़ी सिफारिशें दी हैं। एसआईटी ने कहा है कि देश में काले धन पर लगाम लगाना है तो कैश के लेन देन पर रोक लगानी होगी। उसने 3 लाख से ज्यादा की कैश लेन देन पर रोक लगे इसकी सिफारिश की है। इसके अलावा 15 लाख से ज्यादा कैश रखने पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। जस्टिस एमबी शाह एसआईटी के प्रमुख है और काले धन पर लगाम लगाने को लेकर उनकी ये 5वीं रिपोर्ट है और उन्होंने अपनी सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की सिफारिशें सरकार को बढ़ाई है और सरकार का यहां कहना है कि वो एसआईटी की सिफारिशों पर जनता की राय लेने के बाद ही फैसला करेगी। हम आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी यहां काम कर रही है, लेकिन आइए इस मुद्दे पर हम विस्तार से बात करते हैं और कैसे आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर असर पड़ सकता है अगर इन तमाम सिफारिशों को मान लिया जाए। तो हमारे साथ विस्तार से बात करने के लिए जुड़ रहे हैं फाइनेंशियल प्लानर अर्नब पंड्या। अर्नब जी, स्वागत है आपका। 3 लाख से ज्यादा के नकद के लेन देन को मॉनिटर किया जाएगा और 15 लाख से ज्यादा के कैश को आप घर पर नहीं रख सकते हैं, नहीं रख पाएंगे, ये 2 सुझाव दिए गए हैं। ये मुझे बताइए आप कि ये दोनों सुझाव कितने इम्प्लीमेंटेबल लगते हैं आपको। देखिए, अगर हम पहले बात करें कि ये जो 3 लाख की रकम है जिसपे आप लगाम लगाना चाहते हैं कैश में, तो सरकार इस दिशा में ऑलरेडी काम कर रही है, क्योंकि अगर आप देखिए तो पिछले बजट में एक प्रोविजन भी आ चुका है कि अगर कोई सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सर्विसेज 2 लाख से ज्यादा हो तो उस पर एक टैक्स कलेक्शन एट सोर्स आ जाता है 1% का। इसी तरह से अगर आप गाड़ी 10 लाख से ज्यादा की परचेज करते हैं तो उस पर एक टैक्स कलेक्शन एट सोर्स आ जाता है। तो ये दिशा में सरकार ऑलरेडी काम कर रही है और वहां पर हमने एक बार शुरुआत देख ली है। इसीलिए अगर ये रिकमेंडेशन आती है और इम्प्लीमेंट भी करना होता है तो ये एक अगला स्टेप रहेगा और पॉसिबल भी रहेगा, लेकिन ये जानना जरूरी है कि अगर हम कोई भी कैश डीलिंग पे ये लिमिट रख देते हैं तो इसका स्कोप काफी वाइड हो जाएगा। दूसरी बात है कि जब हम 15 लाख की कैश घर पे न रखने की बात करें तो वो इम्प्लीमेंट करना मुश्किल रहेगा, क्योंकि इसका ट्रैक रखना डिफिकल्ट होगा। एब्सोल्युटली, खासतौर से अगर मैं कोई कारोबारी हूं, अगर मैं कोई बिल्डर हूं, मैं अपना दिन का काम करके अगर मैं मुनाफा अपने घर ले जा रहा हूं जो कि 15 लाख से 1 लाख रुपए ज्यादा, अगर 16 लाख रुपए है, तो इसका ट्रैक कैसे रखा जाएगा। साथ ही अगर मुझे सुबह अपने बैंक में पैसे जमा करने हैं और रात को तो अपने घर पे पैसे रखने ही पड़ेंगे, तो इन सब चीजों को लेकर किस तरह की क्लैरिटी आनी आपको लगता है कि जरूरी है। देखिए, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो पूरी गाइडलाइंस आएगी कि किस हिसाब से आप ये अमाउंट रख सकते हैं, कहाँ नहीं रख सकते, आपके लिए पास कितना समय होगा अगर आप बिजनेसमैन है तो, क्या कोई इसमें कोई एक्सक्लूजन्स है या सिर्फ इंडिविजुअल्स पे ये लागू पड़ता है, बिजनेस पे लागू नहीं पड़ेगा, ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि सरकार किस प्रकार से इसको ढूंढेगी, क्योंकि आप किसके घर पे जाके ढूंढोगे कि आपके पास इतनी रकम है या नहीं। तो ये इम्प्लीमेंट करने में एक बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसका पूरा
डिटेल्स मिलना और उस पर कैसे एक्शन लिया जाए वो एक क्वेश्चन मार्क रहता है। बिल्कुल, अभी तो फिलहाल इन मामलों में जनता की राय ली जाएगी, लेकिन अगर ये लागू हो जाती हैं सिफारिशें तो अपने नकद लेन देन में आपको क्या बदलाव लाने की जरूरत पड़ जाएगी? हमारा जो फाइनेंशियल बिहेवियर है, जो ट्रांजैक्शनल बिहेवियर होगा अर्नब जी, उसमें क्या बदलाव हमें लाने पड़ेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि ये सिफारिश लागू हो या ना हो, इंडियन इकोनॉमी एक कैश से कैशलेस मोड पे जा रही है, तो उसमें सभी को अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। देखिए, आज आपके पास फैसिलिटी है कि आप अपना कोई भी पेमेंट हो, यानी कि नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, फोन पेमेंट, ये सभी आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर सकते हो। सिमिलरली धीरे धीरे करके टैक्सी राइड से लेके स्मॉल पेमेंट्स तक, वहां पर भी आपके पास आज फैसिलिटी है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से या प्लास्टिक के यूज के साथ कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से कोई भी इंडिविजुअल हो, उनको ध्यान से देखना चाहिए कि किस प्रकार से वो अपने नॉर्मल डेली लाइफ में कैश का यूज कम कर ले और ज्यादा से ज्यादा पेमेंट जो हो वो इलेक्ट्रॉनिक मीन से या प्लास्टिक के मोड से, यानी कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में मोड से कर ले, जिससे इनके लिए कैश हैंडलिंग का भी प्रॉब्लम न रहेगा। और अगर कोई इस प्रकार की नीति आती है या गाइडलाइंस आती है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी नॉर्मल इंडिविजुअल को कोई चिंता न हो। बिल्कुल, और क्या क्या चीजें निकल कर आएगी अगर ये लागू हो जाती हैं वो भी हमें देखना होगा। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ये दोनों ही सिफारिशें हमें समझाने के लिए अर्नब जी। और हम आगे बढ़ते हैं योर मनी पर। आज हमारा फोकस होगा नए इन्वेस्टर्स पर। जी हां, हम आपको बताएंगे कि कैसे वो कौन से ऐसे 10 फाइनेंशियल रूल्स हैं या कौन से 10 फाइनेंशियल टिप्स हैं जिनको ध्यान में रखकर अगर आपने अब तक अपने निवेश की शुरुआत नहीं की है तो आपको तुरंत कर देनी चाहिए। इस पर हम अब रुख करते हैं। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं चर्चा में किरण देसाई, शेयर स्टोकर्स के किरण देसाई। आपका स्वागत है किरण। नए निवेशकों के लिए अक्सर हम कहते हैं कि बहुत जरूरी है कि आप एसआईपी से शुरुआत कीजिए और छोटे अमाउंट से ही भले, लेकिन आपको अपने निवेश की शुरुआत कर देनी चाहिए। लेकिन कई बार देखते हैं हम कि अगर फाइनेंशियल हैबिट की बात करें तो लोग सपने तो कई सारे देख लेते हैं, लेकिन उनके लिए आपको निवेश कैसे करना है उसकी जानकारी नहीं पता होती है, सीढ़ी नहीं पता होती है। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे, आज हम उन तमाम दर्शकों की मदद करेंगे जिन्होंने अपने निवेश की शुरुआत नहीं की है। पहला कौन सा गोल्डन रूल या गोल्डन टिप होगा आपके मुताबिक? कविता, फॉर बिगिनर जो रहता है इन्वेस्टर फाइनेंशियल लाइन में, तो उसके लिए दो चीज सेपरेट है। फाइनेंशियल स्टेप्स एक अलग बात है और फाइनेंशियल रूल्स। स्टेप्स का मतलब क्या होता है कि उसको क्या क्या स्टेप लेने चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन रूल्स का मतलब क्या है कि उसको कौन कौन सी चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो आपने जो सवाल पूछा है कि फाइनेंशियल रूल्स या गुरु मंत्र क्या होने चाहिए इन्वेस्टर के लिए, तो 10 गोल्डन रूल्स में बहुत थिंक करने के बाद गूगल सर्च भी थोड़ा किया और उसके बाद मैं 10 गुरु मंत्र ये बता सकता हूं कि समझिए, पहला गुरु मंत्र मैं आपको बोलूंगा, पे फॉर योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब क्या है कि आप जो भी निवेश कर रहे हैं ना, वो आप अपने आप के लिए कर रहे हैं या अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। सो वो समझ के आप निवेश कीजिए कि दिस इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू हेल्प यू। आपके भविष्य में ये निवेश काम आने वाला है, वो समझ के निवेश कीजिए। सो निवेश करने का पहला गुरु मंत्र है कि दिमाग में ये रखिए कि ये निवेश आपके खुद के फैमिली के लिए है। तो यानी आपका जो पहला गुरु मंत्र है वो ये है कि अपने भविष्य के लिए आपको पैसे बचाने चाहिए। बचत, ये पहला रूल है फाइनेंशियल प्लानिंग का। अगर आपने निवेश शुरुआत नहीं की है तो सबसे पहले आपको बचत से शुरुआत करनी होगी। बचत से ही आप आगे चल के निवेश की रणनीति अपने लिए तय कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा गोल्डन रूल आपके मुताबिक कौन सा है? दूसरा गोल्डन रूल मैं ये बताना चाहूंगा कि गेट इंश्योर्ड। लाइफ इंश्योरेंस इज मस्ट। लाइफ इंश्योरेंस में टर्म प्लान लेने के लिए बात कर रहा हूं और इंश्योरेंस को ये नजरिए से देखिए कि कोई अनहोनी होने पर या अनचाहा इवेंट होने पर वो इंश्योरेंस आपको फैमिली में काम लगे, वो हिसाब से लेने का है। इंश्योरेंस आप कभी भी इन्वेस्टमेंट की हैसियत से मत कीजिए। ये दूसरा गोल्डन रूल दिमाग में रखे ही रखिए। आजकल बहुत ऐसा होता है कि लोग इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट समझ के पैसा डालते हैं, ऐसा मत कीजिए। इंश्योरेंस सिर्फ
अनहोनी होने के लिए फाइनेंशियल मुआवजा होता है, वो नजरिए से आप डालिए। तो क्लियरली यहाँ पे आप कहना चाहते हैं कि आप टर्म प्लान लीजिए अपने लिए और एक हेल्थ कवर आपके पास होना चाहिए। ये प्राइमरी और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस है जो आपके पास होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हम कहते हैं लोगों को कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करें और जैसे ही आप अपने गोल्स आंक लें, उससे भी पहले आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ही ज्यादा तीसरा गुरु मंत्र आपने ही बताया, जी। तो वो इमरजेंसी फंड होना बहुत ही आवश्यक है। आदमी चाहे बिगिनर हुए, मध्य एज में हुए या अपनी रिटायरमेंट एज में हुए, उसको अपने लिए इमरजेंसी फंड रखना ही रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड का मतलब मेरा कहना यह है, आपकी 6 महीने की आय या 12 महीने की आय नहीं रखने की है, आपके 6 महीने के हाउस होल्ड एक्सपेंस को आप इमरजेंसी फंड समझ के साइड में रखिए। और इमरजेंसी फंड के लिए मैं सावधानी ये बरतने के लिए कहूंगा कि प्लीज डोंट यूज इमरजेंसी फंड नाउ एंड देन। आप बार बार उसको इस्तेमाल मत कीजिए। तो इमरजेंसी फंड को हम इकट्ठा कहाँ कर सकते हैं, कहाँ निवेश कर सकते हैं उसके लिए? आप उसके लिए कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट लाइक लिक्विड फंड हो, बॉन्ड इनकम फंड हो या एफडी हो या पोस्ट ऑफिस हो, उसमें निवेश करके रखिए और उसको प्लीज जैसे मैंने बताया बार बार छूइए मत। इमरजेंसी फंड को इमरजेंसी के लिए ही रहने दीजिए। ये तीसरा गुरु मंत्र है, आपने बताया। आगे बढ़ते हैं और चौथा गुरु मंत्र कौन सा देंगे आप? चौथा मंत्र मैं ये बोलूंगा, नो योर रिस्क टॉलरेंस। इनटू इन्वर्टेड कॉमास, द डिफरेंस बिटवीन टॉलरेंस एंड अपेटाइट इज वेरी मच। मतलब मेरी जोखिम लेने की क्षमता, अगर मुझे कोई निवेश करना है तो मैं कहाँ निवेश करूं, अपने गोल, अपने लक्ष्य की समय अवधि को ध्यान में रखते हुए मुझे अपनी जोखिम की क्षमता पता होनी चाहिए। उसके बाद ही मैं अपने लिए कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट या इंस्ट्रूमेंट्स सिलेक्ट कर पाऊंगी। जोखिम लेने की क्षमता को इंग्लिश में या तो बैंकिंग के या एडवाइजर के पास बैठेंगे ना तो उसको रिस्क अपेटाइट बोलेंगे। मैं रिस्क अपेटाइट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिस्क टॉलरेंस की बात कर रहा हूं। रिस्क अपेटाइट क्या होता है कि समझिए कि आपको 100 रुपया इन्वेस्ट करना है और आपका एग्रेसिव सिनेरियो है रिस्क अपेटाइट, तो आप शायद 80-90 रुपया इक्विटी में डालेंगे। लेकिन रिस्क टॉलरेंस, इसमें मेरा मतलब क्या है कहने का कि आपके पास 100 रुपया है, कुछ अनहोनी होती है, मार्केट घट जाता है, 100 में से 90 रुपया समझिए कि इक्विटी में है, तो घाटा उठाने की क्षमता, वही हो गया ना, रिस्क लेने की क्षमता आपकी कितनी है, घाटा उठाने की क्षमता, वो 90 रुपए का समझिए 60 रुपया हो गया, तो वो क्षमता आप में है कि नहीं, ये कोई कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर नहीं बताएगा। इसके लिए आपको अपनी रिस्क एपेटाइट जानना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क उठा पाएंगे। एपेटाइट के साथ साथ टॉलरेंस भी जान लीजिए कि आपका टॉलरेंस कितना है रिस्क का, और वो हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करिए, तो आपका रिस्क टॉलरेंस आपको मालूम रहेगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो चौथा गुरु मंत्र ये है कि आपकी घाटा उठाने की क्षमता भी आप दिमाग में बैक ऑफ द माइंड समझ के रखिए, बाद में निवेश कीजिए। तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। आपका निवेश कितना लंबा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, उसको लेकर भी अपने आप कितना बड़ा होना चाहिए वो भी मायने रखता है। एब्सोल्युटली। और समय की जो अवधि है, फिर उसके हिसाब से मैं कैसे डिसाइड कर पाऊं कि मैं कितना निवेश, कितना रिस्क ले पाऊंगी? वो आपको आपका जो भी एडवाइजर होगा, फाइनेंशियल एडवाइजर, वो अपने सॉफ्टवेयर पे आपका रिस्क एपेटाइट कैलकुलेट करके तो देगा ही, सामने सामने वो आपको गाइड भी देगा, गाइडेंस भी देगा कि आपको समझिए कि 90% इक्विटी में रखना है या 40 पैसा इक्विटी में रखना है। सो वो हिसाब से आपका जो भी रिस्क एपेटाइट निकलता है। अगेन रिस्क एपेटाइट ऑल्सो चेंजेस विथ चेंजेस इन योर लाइफ एंड विथ इंक्रीज ऑफ द एज। आज 25 साल का लड़का शायद एग्रेसिव हो सकता है और 40 साल का आदमी मध्य एग्रेसिव हो सकता है, लेकिन 60 साल के बाद आप शायद 20 पैसा इक्विटी में रहेंगे और ज्यादातर आप सेफ्टी मोड में आ जाएंगे। सो वो हिसाब से सब आप कैलकुलेट कीजिए और वो हिसाब से आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंस भी करते रहिए, रीशफल भी करते रहिए। सो रिस्क एपेटाइट एंड रिस्क टॉलरेंस बोथ आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनीबॉडीज लाइफ फॉर इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस। चलिए, तो यहाँ पर हमने आपको अब तक दिए हैं 4 गुरु मंत्र। अगर आपने अपने निवेश की शुरुआत अब तक नहीं की है तो आप अभी शुरुआत कर सकते हैं। एक बार फिर आपको बताते हैं, सबसे पहले आपको बचत करनी होगी अपने भविष्य के लक्ष्यों के लिए, उसके आगे चलकर आपको निवेश करना होगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि अपने पैसों को बचाएं। अगला गुरु मंत्र है इंश्योरेंस। जी हां, आप निवेश की शुरुआत करें उससे पहले जो जरूरी इंश्योरेंस है, टर्म प्लान और हेल्थ पॉलिसी, वो आपको लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला गुरु मंत्र हमने आपको दिया है इमरजेंसी फंड का, जो आपको बनाना चाहिए। आपके 3 से 6 महीने का जितना भी खर्चा आपको निवेश करके रखना है, जमा करके रखना है। अगला गुरु मंत्र जो हमने आपको दिया है, जोखिम लेने की क्षमता को समझ जाइए, उसके मुताबिक ही आप निवेश करने की अपनी प्रक्रिया की शुरुआत करें। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये गुरु मंत्र जारी है। बने रहे हमारे साथ।
फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स यानी पहली बार जो निवेश करना चाह रहे हैं उनको कौन कौन से रूल्स, फाइनेंशियल रूल्स ध्यान में रखने चाहिए, वो गुरु मंत्र आज हम आपको योर मनी में दे रहे हैं। अब तक हमने आपको 4 गुरु मंत्र दिए हैं जिसमें से आपको बचत करनी है। सबसे पहले अगर आप निवेश की शुरुआत करना चाह रहे हैं, इंश्योरेंस लीजिए अपने लिए, इमरजेंसी फंड बनाइए और उसके बाद जोखिम लेने की क्षमता आपकी क्या है ये पता लगाना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ किरण देसाई जुड़े हुए हैं जो आपको दे रहे हैं 10 गुरु मंत्र। 5वां गुरु मंत्र आप कौन सा देंगे? 5वां गुरु मंत्र मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, गेट ग्रिप ऑन टैक्सेशन। टैक्सेशन आप इंडिविजुअल की हैसियत से समझिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या तो HUF है, या तो AOP है, या तो पार्टनरशिप फर्म है। अब जिस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए करते हैं तो वो एरिया का टैक्सेशन आपके दिमाग में होना ही चाहिए। समझिए कि इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल को अपना कौन कौन से सेक्शन में टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, कहाँ कहाँ निवेश करने से मेरे को टैक्स फ्री इनकम आती है, कौन से इन्वेस्टमेंट से मेरे को टैक्स फ्री कैपिटल बैक आता है। सो वो सब जानना जरूरी है ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट के रास्ते से भटक ना जाए। उसके लिए टैक्सेशन का नॉलेज होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो या फाइनेंशियल मार्केट के कोई डिप्लोमा होल्डर हो, आप भले साइंस ग्रेजुएट है, लेकिन बेसिक ऑफ द टैक्स नॉलेज वन शुड हैव इट। कोई भी आदमी को, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, उसको थोड़ा बहुत टैक्स की जानकारी रखने की जरूरत है, आवश्यकता है, ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट सही तरीके से टैक्स मोड में कर सके। बिल्कुल, चाहे वो टैक्स से जुड़ी जानकारी टैक्स छूट के लिहाज से हो या आपके रिटर्न पर मिल रहे टैक्स से जुड़ी क्यों ना हो। तो ये है आपका 5वां गुरु मंत्र कि अपने निवेश से जुड़ा हुआ टैक्सेशन एंगल आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगला गुरु मंत्र कौन सा दे रहे हैं? अगला गुरु मंत्र है, कोई भी आयु हो, योर रिटायरमेंट शुड बी योर प्रायोरिटी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस कलेक्ट करना जरूरी है। हर एक आदमी के जिंदगी में कोई ना कोई गोल तो रहते ही है। किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को अपनी शादी या बच्चों की शादी के लिए पैसा जमा करना है, किसी को अपनी वाइफ को बड़ा जेवर देने का है, सॉलिटेयर देने का है, पैसा चाहिए, किसी को बच्चों का करियर का प्रॉब्लम है। सबके लिए गोल है, लेकिन कविता दिमाग में रखिए, सब गोल के लिए लोन्स मिलेगी। हाँ। घर लेना है, होम लोन है, गाड़ी लेनी है, कार लोन है, एजुकेशन लोन है, हाउस इंटीरियर डेकोरेशन लोन भी है, फॉरेन ट्रिप के लिए भी लोन्स है, सबके लिए लोन्स मिलेगी। लेकिन आपका पड़ोसी या आपका सरकार, आपकी सरकार आपके रिटायरमेंट को फंड नहीं करने वाले है। तो आपकी आयु कोई भी हो, कृपया करके अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस जमा कीजिए। सबसे पहला गोल आपका रिटायरमेंट का होना ही चाहिए। कोई भी आयु हो, 25 साल का नया लड़का हो या 60 साल का रिटायर होता हुआ आदमी हो, अपना कॉर्पस क्रिएट नहीं करेगा तो उसका रिलेटिव या पड़ोसी खिलाने को नहीं आएगा। बिल्कुल, रिटायरमेंट के लिए अच्छी राशि आप इकट्ठा कर पाए, इसीलिए बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द इस गोल को निर्धारित करें। आगे बढ़ते हैं, 7वां गुरु मंत्र कौन सा होगा? 7वां गुरु मंत्र मैं ये बताऊंगा कि यूज ऑफ प्लास्टिक मनी एंड क्रेडिट कार्ड्स इज अ बेटर ऑप्शन। क्यों? क्रेडिट कार्ड्स आपको इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट यूज करने के लिए देते हैं, तो आप 2 से 3 या 4 क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए और इस तरह से यूज कीजिए कि आप 2, 3, 4 लाख रुपया इंटरेस्ट फ्री एंजॉय कर सके और पैसे को एक कार्ड से दूसरे कार्ड में भी घुमा सकते हैं। लेकिन सावधानी ये बरतिए साथ साथ कि आप डेट ट्रैप में फॉल ना हो जाए। कभी भी अगर पैसा भरने का भूल गए क्रेडिट कार्ड में तो उसकी पेनल्टी भी बहुत ज्यादा होती है। पहली बार निवेश कर रहे लोगों को आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। एग्जैक्टली, ये जोखिम नहीं है? एक तरह से जोखिम है, लेकिन मैं साथ में बोल रहा हूँ ना कि सावधानी भी बरतिए कि आप जो भी क्रेडिट कार्ड यूज करें उसका पैसा या तो शिफ्ट करते रहिए या तो बरोबर तरीके से भर दीजिए क्रेडिट कार्ड में, क्योंकि उसकी पेनल्टी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो क्रेडिट कार्ड लेकिन आपको 2 से 3 लाख की रकम इंटरेस्ट फ्री यूज करने को दे रहे हैं, विच इज अ बिग थिंग फॉर अ बिगिनर इन फैक्ट। सो दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन साथ ही आपकी क्रेडिट स्कोरिंग भी यहाँ से इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। सिविल स्कोर आपका जमा होता है तो आपको भविष्य में अपने लिए कार लोन या हाउस लोन अच्छी तरह से मिल सकती है। सो मेरा नेक्स्ट गुरु मंत्र वो रहेगा कि यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड ऑप्टिमाइज इट। चलिए, तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आपको करने का सुझाव दिया जा रहा है जो कि है 7वां गुरु मंत्र। लेकिन फिलहाल हमारे पास और भी 3 अहम गुरु मंत्र हैं जो हम आपको देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
योर मनी में आज हम पहली बार जो निवेश करने की सोच रहे हैं या अब शुरुआत करेंगे ये शो देखने के बाद, उन्हें हम बता रहे हैं 10 गोल्डन रूल्स जिसके जरिए आप बन सकते हैं एक स्मार्ट इन्वेस्टर। हमने अब तक आपको 7 गोल्डन रूल्स बता दिए हैं, जिसमें से सबसे पहले आपको करना होगा अपनी बचत से शुरुआत करनी होगी, अपनी सेविंग से शुरुआत करनी होगी। उसके बाद इंश्योरेंस आपको लेना होगा अपने लिए। उसके बाद आपको अपने लिए बनाना होगा एक इमरजेंसी फंड, जिसमें आपको अपने 6 महीने के जो खर्च हैं वो इकट्ठा करके रखने होंगे। जोखिम लेने की क्षमता आपकी कितनी है, ये चौथा रूल है आपके लिए, क्योंकि इसी के तर्ज पे अपना निवेश आप आगे चल के करेंगे। टैक्स, आपके इन्वेस्टमेंट जुड़ा हुआ जितना भी टैक्स है वो आपको पता होना चाहिए। रिटायरमेंट फंड, रिटायरमेंट का जो गोल है आपका वो सबसे पहला गोल होना चाहिए। उसके बाद जाके उसके निवेश की आप शुरुआत कीजिए। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, लेकिन समझदारी से। लेकिन आगे बढ़ते हैं और किरण मुझे बताइए कि 8वां फाइनेंशियल रूल कौन सा है यंग इन्वेस्टर्स, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए? कोई भी प्रकार का और कोई भी आयु का इन्वेस्टर हो, लेकिन 8वां रूल ये है मेरा कि आपको अपना कोई भी पोर्टफोलियो या तो बैलेंस शीट पूरी रिव्यूअल में तो रखनी ही चाहिए, चाहे वो 6 महीने में रिव्यू करे या साल में एक बार करे। यानी अपने निवेश की समीक्षा आपको करनी चाहिए, जो भी आपने निवेश किया हुआ है उसे ट्रैक करना चाहिए, उसका रीबैलेंसिंग देखना चाहिए, उसका रीशफल कितना करना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? रीबैलेंसिंग मुझे कब करनी होगी? रीशफलिंग से क्या मतलब होगा? रीबैलेंसिंग और रीशफलिंग में इसलिए बोलता हूं कि समझिए कि आपको 12, 13, 14% अगर निवेश पे से आय छूट रही है तो आपको प्रॉफिट बुक करके लिक्विड में शिफ्ट होना है कि नहीं वो देख लीजिए। या तो आपका समझिए कि 4 या 5% ही आय छूट रही है तो आपको अगर एग्रेसिवली उसमें ज्यादा फंड पंपिंग करना है कि नहीं करना है वो हिसाब से देखिए। तो बाजार में आ रहे उतार चढ़ाव के हिसाब से आपको अपनी निवेश रणनीति में बदलाव लाने की जरूरत होगी। दूसरी रणनीति, मार्केट के इंडेक्स के हिसाब से भी रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। शायद मार्केट 2-3 हजार पॉइंट ऊपर चढ़ गया है या घट गया है तो वो हिसाब से भी अपना निवेश रीबैलेंस कर सकते हैं। निवेश की प्रक्रिया एक अच्छी तरह से करनी चाहिए और सेम वे से पोर्टफोलियो रिव्यूअल भी करना चाहिए। चलिए समय कम है, लेकिन 9वां गुरु मंत्र कौन सा देंगे आप? 9वां गुरु मंत्र नॉन फाइनेंशियल है। और ये मैं बताना चाहूंगा कि सब इन्वेस्टर को टेक्नोलॉजी सावी रहना ही चाहिए। धीरू भाई अंबानी का एक वाक्य था, सुवाक्य था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो वो हिसाब से मुट्ठी में जो आता है मोबाइल, तो उसके ऊपर का इस्तेमाल, एप्लीकेशंस, कंप्यूटर्स, मतलब टेकी बन जाना चाहिए। टेकी बनना चाहिए। आखिरी गुरु मंत्र कौन सा होगा किरण जी? हेल्थ इज वेल्थ, ये सब जानते हैं, लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। सो वेल्थ बनाने के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज डोंट लूज योर हेल्थ। सो हेल्थ इज वेल्थ इज मस्ट। चलिए, तो ये 10 फाइनेंशियल रूल हमने आपको दे दिए जिसके जरिए आप बन सकते हैं एक स्मार्ट इन्वेस्टर। लेकिन निवेश से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं हमसे तो आप पूछ सकते हैं। moneycontrol.com पर हमारा ईमेल आईडी है। @kavita.th पर भी अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी आज हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।